जय हिंद। वन रैंक वन पेंशन या OROP। आज के इस वीडियो का उद्देश्य जो पिछले सप्ताह 16 मार्च को जो OROP के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला या जजमेंट सुनाया है उसके बारे में आप सबको अवगत कराना है। जाहिर है कि इस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सभी जो पेंशनर कम्युनिटी है आर्म फोर्सेस की, उनको बहुत निराशा हुई है और इस निराशा की जो वजह है वो बिल्कुल वाजिब है और उचित भी है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद थी, जो कि उस पर फैसला उसके मुताबिक नहीं आया। और इस जजमेंट के बारे में बेसिक्स ये हैं कि ये जजमेंट जो सिविल रिट पिटीशन थी 416 नंबर, जो कि इंडियन एक्सर्विसमेन मूवमेंट ने 2016 में फ़ाइल की थी। बाद में उन्होंने इसमें काफ़ी तब्दीलियां की, फिर लगभग फाइनल जो शेप आई इसकी पिटीशन की वो 2019 के अंदर आई थी। और जो जजमेंट सुनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उनके बारे में बताना थोड़ा उचित रहेगा, क्योंकि डॉक्टर चंद्रचूड़ जो हैं वो सेकंड जनरेशन जज हैं और वो उनके पिताजी भी 80s के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिटायर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने OROP के ऊपर जजमेंट सुनाया। इसकी जो बेंच थी इसमें 3 जज थे, जिसकी हेड थे डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे सूर्यकांत और तीसरे जज साहब विक्रमनाथ। तो ये जो जजमेंट है वो 64 पेज का जजमेंट है, जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में उसका विश्लेषण करूंगा। चीफ जस्टिस हैं भारत के जो जज साहब NV रमना, वो 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियरिटी में हैं उदय उमेश ललित, वो अल्पकाल के लिए 27 अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और उसके बाद जो सीनियरिटी में हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 9 नवंबर 2022 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 10 नवंबर 2024 तक, यानी का मतलब अगले 2 वर्ष तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये मैंने इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि यदि कोई इस डिसीजन के ऊपर कोई रिव्यू पिटीशन डाली जाती है इंडियन एक्सर्विसमेन मूवमेंट के द्वारा, तो ये जो डिसीजन होगा ये चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में ही होगा। कि केस का जो आधार था वो कोश्यारी कमेटी के द्वारा की गई एक रिपोर्ट के से संबंधित था। जब UPA 2 की सरकार थी केंद्र में, तब एक राज्यसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी पूरे डिटेल स्टडी के बाद कि ये जो वन रैंक वन पेंशन या OROP, जिसको हम संक्षिप्त में कहते हैं, संक्षेप में इसकी परिभाषा क्या है। और उस कमेटी ने उसके फिर एक रिपोर्ट बनाई जो कि सरकार को दी गई। तो OROP की जो परिभाषा बड़ी क्लियर शब्दों में दी गई थी वो ये थी कि एक ही रैंक से और एक बराबर सर्विस से जो रिटायर होंगे आर्म फोर्सेस के पेंशनर, उनको एक ही बराबर पेंशन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि वो कब रिटायर होते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, उनको बराबर पेंशन दी जाएगी। और अंतिम भाग था सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पेंशन में वृद्धि की जाएगी, तो जो पूर्व वाले जो पास्ट पेंशनर हैं उनको वो ये जो पेंशन में इंक्रीज है इसको ऑटोमेटिकली पिछले पेंशन को दिया जाएगा।
तो ये सरल शब्दों में OROP की परिभाषा थी, जिसको कि उस वक्त की जो सरकार थी UPA 2, उन्होंने 26 फरवरी 2014 को संसद में इसको एक्सेप्ट किया था और अनाउंस भी किया था। में जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और तीनों जो सशस्त्र सेना उनके वाइस चीफ्स को बुलाया गया और ये आदेश दिया गया रक्षा मंत्री के द्वारा कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है स्कीम, इसको लागू किया जाएगा। उसके लिए CGDA को एक डिटेल्ड वर्कआउट करने के लिए कि कैसे इसको करना है तामील, उसके लिए आदेश दिए गए लिखित में। उसके बाद CGDA ने अपनी विश्लेषण किया और उन्होंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी। के बाद भारत सरकार ने 7 नवंबर 2015 को MOD ने जो OROP का जो इम्प्लीमेंटेशन लेटर लागू करने के लिए इशू किया, जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि आर्म फोर्सेस की जो अदर रैंक्स की एज, रिटायरमेंट एज 17-19 सर्विस के बाद है और ऑफिसर्स की भी रिटायरमेंट एज 60 साल से कम है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि OROP स्कीम जो है वो 1 जुलाई 2014 से लागू की जाएगी। इसमें यह कहा गया OROP employees that uniform pension be paid to defense forces personnel retiring the same rank with same length of service regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rates of pension of current and past pensioner at periodic intervals। ये परिभाषा इसके पैरा 2 में दी गई है। नाउ ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि जो ओरिजिनल डेफिनेशन या परिभाषा दी गई थी कोश्यारी कमेटी के, ये उससे थोड़ा अलग है। उसमें कहा गया था कि ऑटोमेटिकली जो है बाद में जो वृद्धि होगी उसको पास पेंशन की जाएगा। इसमें कहा गया कि एट पीरियोडिक इंटरवल्स। फिर इसके बाद आगे इसको डिफाइन किया गया कि मुख्य भाग इसके क्या हैं कि पेंशनर की जो पास्ट जो पूर्व पेंशनर हैं उनकी पेंशन, जो नए वाले पेंशनर हैं कैलेंडर ईयर 2013, उनकी पेंशन के आधार पर निश्चित की जाएगी और जो बेनिफिट है पूर्व पेंशनर को वो लागू हुआ 1 जुलाई 2014 से। दूसरी चीज़ कि ये पेंशन कैसे फिक्स की जाएगी कि जो 2013 में उसी रैंक और बराबर सर्विस के साथ जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन का मिनिमम और मैक्सिमम का जो औसत लेके उसके आधार पर पुराने सभी पेंशनर की पेंशन फिक्स की जाएगी। तीसरी चीज़ कि जिन पेंशनर की पेंशन पहले से ही इस औसत से ज़्यादा होगी उनकी पेंशन को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, यानी कि उसको कम नहीं किया जाएगा कि जो इस औसत से कम जिनकी पेंशन होगी उनको बढ़ा के औसत तक लाया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि जो पेंशन से जो एरियर बनेंगे इनको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा और जो फैमिली पेंशनर हैं स्पेशलाइज और लिबरल फैमिली पेंशन वाले और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी पेंशन एक ही बार में पे की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था 5वां पॉइंट कि अगले फ्यूचर में ये जो पेंशन है वो हर 5 साल बाद फिक्स की जाएगी, यानी कि नेक्स्ट जो पेंशन इस लेटर पॉलिसी लेटर के हिसाब से वो ड्यू बनती है 1 जुलाई 2019 को। इसी लेटर के पैरा 4 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि जो पेंशनर अपनी मर्जी से, यानी कि जिसको हम PMR कहते हैं, वो लेंगे, उनके लिए ये जो OROP का बेनिफिट है वो लागू नहीं होगा, लेकिन ये जो है प्रोस्पेक्टिव यानी कि मौजूदा लेटर के डेट के बाद ये पॉलिसी लागू होगी। और फिर नेक्स्ट पैरा में कहा गया कि गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमेटी जो इसमें विसंगतियाँ एनोमलियाँ हैं इसके आने के बाद OROP में
वो बनाई जाएगी और जिसकी जो अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर देगी। और जो डिटेल इंस्ट्रक्शन हैं इसको ओआरओपी को लागू करने के लिए हर रैंक और हर कैटेगरी वाइज उसको अलग से इशू किया जाएगा, जो कि बाद में 3 फरवरी 2016 को जो कि पेंशन पीसीडी है उन्होंने टेबल्स को इशू किया 3 महीने के बाद। पॉलिसी लेटर तामील करने के लिए इशू किया गया 7 नवंबर 15 को। इसी के कारण जो है ओआरओपी का केस की भूमिका बनी, क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उन्होंने बाद में बातचीत करने के बाद सरकार से ये फैसला किया कि जो ओआरओपी की जो इसमें डेफिनेशन है या इसकी जो तामील की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब 2013 की जो पेंशन को आधार बनाया गया और वो भी मैक्सिमम मिनिमम के औसत को, तो उससे जाहिर होता है कि तो जो पूर्व वाले जो पेंशनर हैं उनको पेंशन एक तरह से ओआरओपी नहीं होगी, क्योंकि एवरेज पेंशन दी जाएगी। पहले तो जो 2013 के जो पेंशन हैं उनकी मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम, और जो पीछे वाले हैं उनको एवरेज दी जाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो पीरियोडिक इंटरवल जो फिक्स किया गया कि रिवीजन जो है वो 5 साल बाद की जाएगी। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी आईएसएम को, और यही जो है ओआरओपी के केस का आधार बनी। इस केस में उठाया गया कि जो वर्ष 2013 की जो औसत पेंशन है उस वक्त के पेंशनर्स को, इसको आधार बनाया गया पिछले वालों की पेंशन फिक्स करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू की जाएगी ओआरओपी, तो जाहिर है कि इसमें ऑलरेडी जो है 1.5 साल का इसमें डिले है, यानी कि 1.5 इंक्रीमेंट का इसमें फ़र्क है। तो ये इशू भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था कि जो रेफरेंस ईयर या डेटम ईयर बनाया गया वो 2013 को क्यों बनाया गया, उसको 2014 क्यों नहीं रखा गया। और दूसरे जब इंटरवल फिक्स किया गया कि अगली फिक्सेशन 5 साल बाद होगी, तो इसका मतलब है कि हर साल जो पेंशन बढ़ेगी तो जो नेक्स्ट जो है 2018 में होगी। तो इसका मतलब एक ही रैंक और बराबर सर्विस वालों को 1 रैंक 1 पेंशन ना मिलकर 1 रैंक 5 पेंशन या 1 रैंक मैनी पेंशन का इससे रिजल्ट निकलेगा, जो कि परिभाषा से विपरीत और वो कि उनको मंजूर नहीं था। 2017 में 7th पे कमीशन को लागू कर दिया गया जुलाई में। तो उसमें जो 2006 की जो पे स्ट्रक्चर था 1 जनवरी 2006 का, उसके लिए फैक्टर दिया गया कि पे अभी जो है वो 2.57 टाइम्स होगी। तो लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ऑलरेडी 31 दिसंबर 2015 को जो डीए था वो उसकी परसेंटेज थी 125%, यानी कि 6 पे कमीशन के बेसिक पे के हिसाब से यदि ये मान के चलें कि किसी की बेसिक पे 100 रुपये थी तो उसके ऊपर उसको डीए मिल रहा था 125 रुपये, यानी कि वो 225 रुपये की उसकी पे थी। तो इसको 1 जनवरी 2016 से करके कर दिया गया बेसिक पे को 257 रुपये 2.57 से मल्टीप्लाई करके। तो जो नेट इंक्रीज या नेट इफेक्टिव इंक्रीज जिसको कहेंगे, मतलब कि 31 दिसंबर 15 को कुल पे थी 225 रुपये और 1 जनवरी 2016 से वो हो गई 257 रुपये। तो इंक्रीज जो है वो 32 रुपये का होता है। यदि जिसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो केवल 14.22 यानी कि 14.22% ही नेट इफेक्टिव इंक्रीज हुई 7th पे कमीशन की वजह से। तो ये जो बेनिफिट था जिसको हम फैक्टर 2.57 कहते हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो 31 दिसंबर 15 से 1 जनवरी 16 को जो इंक्रीज था वो केवल 14.22% था, ना कि 257%।
जैसा कि अक्सर प्रतीत होता है। तो इस बेनिफिट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे सिविल पेंशनर्स और आर्म फोर्सेस पेंशनर्स जो थे उस वक्त उन सबको ये बेनिफिट दिया गया। तो उसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो OROP फिक्स की गई थी 1 जुलाई 14 से, तो उस जो बेसिक पेंशन थी वो कुल इफेक्टिवली तो बढ़ी 14.22, लेकिन बेसिक पेंशन जो थी वो 257% यानी कि 2.57 टाइम्स हो गई, क्योंकि डी जो था 1 जनवरी 16 से वो 0% हो गया। इसका मतलब ये था बेसिकली कि जो पहले वाले पुराने पेंशनर थे, जो थर्ड पे कमीशन 1973 में लागू हुआ, फोर्थ पे कमीशन 1986 में 1 जनवरी 2086 से, और फिफ्थ पे कमीशन 1 जनवरी 1996 से, ये सारे के सारे जो पुराने पेंशनर थे इनको जो OROP के आधार पे 6 पे कमीशन के जो वर्ष 2013 की जो औसत पेंशन है उस तक लाया गया पुराने पेंशनर्स को, और 1 जुलाई 2014 से। तो उसके बाद फिर 2.57 मल्टीप्लाई करने के बाद उसी पेंशन को 7th पे कमीशन पेंशन में तब्दील किया गया। अभी तक जो मेरा ये वीडियो है इसमें मैंने जो OROP केस की जो भूमिका है कि कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक ये पहुँची, उसको ही केवल कवर किया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 64 पेज की, उसके जो मुख्य पहलू हैं उनका विश्लेषण करके उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। और अंत में मैं आप सबसे फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और यदि इससे कोई संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।